वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपनी इस ऑनलाइन क्लास में। अपने बात कर रहे थे हाइजेन तरंग सिद्धांत की, जिसके अंतर्गत हमने लास्ट क्लास में हाइजेन तरंग सिद्धांत से परावर्तन की व्याख्या को समझा था, यानी कि हमने परावर्तन के नियम की व्युत्पत्ति की थी। इसी कड़ी में आज अपनी बात करने वाले हैं हाइजेन तरंग सिद्धांत से अपवर्तन की व्याख्या, या कुछ यूँ समझ लो कि हाइजेन तरंग सिद्धांत से अपवर्तन के नियम यानी कि स्नेल नियम की व्युत्पत्ति कीजिए, ऐसा भी यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। तो अपने पास होगा क्या, एक अपवर्तक पृष्ठ होगा जिसके ऊपर हमें तरंगागर का आपतन करवाना है, और हमें यह सिद्ध करना है कि तरंगागर का जब आपतन होता है तो तरंगागर का अपवर्तन भी संभव है। इस चीज़ को हमें सिद्ध करना, जिसके लिए हमें स्नेल नियम को डेरिवेट करके दिखाना होगा। तो उसके लिए अपने पास एक अपवर्तक पृष्ठ है कुछ इस प्रकार से। अब हमें इसके ऊपर करना क्या है कि एक तरंगागर का आपतन करवाना, और तरंगागर बनता कब है, जब कम से कम दो किरणें आपतित किरणें होंगी और दो किरणों की सहायता से आप तरंगागर बना सकते हो। तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि एक आपतित किरण ये हो गई जिसको आप नाम दे दो ए, और दूसरी आपतित किरण हो गई ये जिसको आप नाम दे दो बी। ये अपने पास दो तरंगे ए और बी है जिनके ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गए। स्टार्टिंग पॉइंट है तो जाहिर सी बात है कि समान कला में होंगे। ये अपवर्तक पृष्ठ दो माध्यमों को पृथक करेगा। ऊपर वाला एक माध्यम है पृष्ठ का, और पृष्ठ के नीचे वाला एक दूसरा माध्यम है। तो ऊपर वाले माध्यम का अपवर्तनांक आप n1 मान लो, और नीचे वाले माध्यम का अपवर्तनांक आप n2 मान लो। इसी प्रकार से यहाँ पे ऊपर वाले माध्यम में प्रकाश का जो वेग है उसको आप v1 समझ लीजिए, और नीचे वाले माध्यम में जो प्रकाश का वेग है वो v2 समझ लो। ओके, अब ऊपर वाला माध्यम सघन है या विरल है, उसके आधार पे ये जो प्रकाश किरण है वो अपवर्तित होगी। यदि ये प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी, और यदि ये सघन से विरल में आते हैं तो अभिलंब से दूर हटती है। आप ऊपर वाला माध्यम कोई सा भी माध्यम ले सकते हो। अपने समझने के लिए मैंने ये बोल दिया कि ऊपर वाला जो माध्यम है वो विरल माध्यम है, और ये नीचे वाला जो माध्यम है वो सघन माध्यम है। तो यहाँ पर क्या होगा, अभिलंब खींचते हैं। ये इसका विलंब हो गया, ये इस पॉइंट का विलंब हो गया। कुछ इस प्रकार से। ओके, अब आप यहां से क्या करोगे कि सबसे पहले अपने बात करते हैं ए और बी के स्टार्टिंग पॉइंट की। तो स्टार्टिंग पॉइंट समान कला के होंगे तो दोनों बिंदुओं को आपस में मिलाओगे तो एक बिंदु पथ बनेगा, यानी कि एक तरंगागर बन जाएगा। ऊपर वाला माध्यम सेम है, इसका मतलब ये जो प्रकाश किरण है वो एक समान माध्यम में गति कर रही है, तो समान समय में समान दूरी तय करने वाली है। तो जब पहली प्रकाश किरण धीरे धीरे गति करती हुई और इस पी बिंदु पे पहुंच जाती है, उस केस में क्या होगा कि बी प्रकाश किरण भी इतनी दूरी तय करके और लगभग यहाँ पहुँच जाएगी। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, मैं इस पॉइंट को नाम देता हूँ पी डैश, यानी कि बी से लेके पी डैश तक ये डिस्टेंस, और इधर से ए से लेके पी तक ये डिस्टेंस, ये आपस में इक्वल है। इक्वल होने के कारण क्या होगा कि ये पी और पी डैश जो पॉइंट है वो समान कला के होंगे, और समान कला के होने के कारण इनको आपस में मिलाएंगे तो एक तरंगागर का निर्माण होगा। तो वो तरंगागर कुछ ऐसे बनेगा। मैं P और P डैश पॉइंट को मिला रहा हूँ तो इस प्रकार से एक तरंगागर बन जाएगा। ये जो तरंगागर है वो आपतित किरणों के द्वारा बना है, अतः इस तरंगागर को आप आपतित तरंगागर कहोगे। और जैसा कि आप जानते हो कि प्रकाश संचरण की दिशा और तरंगागर के मध्य हमेशा एंगल जो बनता है वो बनता है 90 डिग्री का। ओके, ठीक है जी। तो ए प्रकाश तरंग है वो P पॉइंट पे पहुंच चुकी है, सरफेस पे आपतित हो चुकी है। अब इस प्रकाश तरंग ए का तो हो जाएगा अपवर्तन। प्रकाश किरण सघन माध्यम में आ रही है तो ये ए प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकेगी। तो ये हो गया अपने पास आपतन कोण आई, और ये हो जाएगा अपने पास अपवर्तन कोण आर। ये आई हो गया और यहाँ पे एंगल बनेगा आर। ओके, जब ए प्रकाश तरंग P पॉइंट पे पहुंची तो B प्रकाश तरंग P डैश पॉइंट पे पहुंची। अभी B तरंग को यहाँ आपतित होना है, इस पॉइंट को मैं Q नाम दे देता हूँ। क्या नाम दे देंगे इसको, Q नाम दे दिया। तो जब प्रकाश तरंग B P डैश पॉइंट से Q तक पहुंचेगी तो मान लो इतनी दूरी तय करने में इस B तरंग को समोल t समय लगता है। गति कितनी होगी इस तरंग की, v1, मतलब कि तरंग B t समय में v वेग से गति करती है
तो कितनी दूरी तय कर पाएगी टी समय में? दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय, चाल इंटू समय, मतलब वो तरंग भी v1 इंटू टी दूरी तय करेगी। तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस आएगी वो v1 इंटू टी हो जाएगी। कहाँ से कहाँ तक की? P डैश से लेकर के Q पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी होगी? v1 इंटू टी होगी। ठीक है, जब B तरंग Q पॉइंट पे पहुंची तो जाहिर सी बात है कि ये तरंग तो A तरंग है वो अपवर्तित हो चुकी है, आगे वाले माध्यम में गति कर चुकी है। लेकिन अब क्या होगा कि जितनी दूरी B तरंग ने तय की है उतनी दूरी A तरंग के द्वारा तय नहीं होगी। A के द्वारा तय की गई दूरी का मान कम ज़्यादा कुछ और होगा, क्योंकि B तरंग तो ऊपर वाले माध्यम में है तो v1 वेग से गति करती है, A तरंग नीचे वाले माध्यम में हो तो वो v2 वेग से गति करती है। तो दोनों तरंगों का वेग अलग अलग है, हालांकि टाइम उतना ही है कि t समय B लेती है तो t समय में A कहाँ पहुँच जाएगी, लेकिन A के लिए जो वेग होगा वो कम होगा क्योंकि वो सघन माध्यम में है। सघन माध्यम में वेग हमेशा कम होता है। तो t समय में A तरंग कितनी दूरी तय करेगी? किस वेग से गति करती है? v2 वेग से गति करती है। तो t समय में A के द्वारा तय की गई दूरी v2 इंटू टी होगी, और v2 का जो मान है वो कम होगा v1 से। इसका मतलब v2 इंटू टी दूरी है वो v1 इंटू टी दूरी से कम होगी। तो B दूरी जब इतनी दूरी तय करेगी, B तरंग जब इतनी दूरी तय करेगी तो A उससे थोड़ी सी कम, सपोज दैट इतनी दूरी यहाँ तक आ जाएगी। इस पॉइंट को मैं Q डैश नाम दे देता हूँ। तो जब B तरंग Q पॉइंट पे पहुँची तो A तरंग कहाँ पहुँच गई? Q डैश पे, यानी कि ये दोनों पॉइंट हैं वो समान कला के हैं। इसको मैंने आपस में मिला दिया तो बन गया एक तरंगाग्र Q डैश। अब क्या होगा? ये जो B तरंग है ये Q पे आ चुकी है, आपतित हो चुकी है, अब इसका भी अपवर्तन हो जाएगा, कुछ ऐसे ये गति करेगी। तो ये तो हो जाएगा उसके लिए आपतन कोण और ये हो जाएगा उसके लिए अपवर्तन कोण। तो यहाँ पे Q डैश है वो अपवर्तित तरंगों के द्वारा बना है तरंगाग्र, अतः Q डैश का मान अपवर्तित तरंगाग्र होगा। तो यहाँ पे आपतित तरंगाग्र है P डैश क्योंकि आपतित किरणों के द्वारा बना है, और यहाँ पे अपवर्तित तरंगाग्र है Q डैश क्योंकि ये अपवर्तित तरंगों के द्वारा बना है। ओके, सो अब अपने क्या करेंगे? ये तो हो गई सिंपल सी बात। और एक चीज़ और कि ये तरंगाग्र है, ये संचरण की दिशा है, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो बनेगा 90 डिग्री। ठीक है जी। यहाँ पे यदि एंगल आई है तो ये एंगल आई होगा जैसा कि कल हमने समझा था। ओके, ये आर एंगल है तो बच्चों ये एंगल भी कितना होगा? ये एंगल भी आर होगा जैसा कि कल हमने समझा था। अब अपने क्या करेंगे? अपवर्तन नियम यानी कि स्नेल नियम की व्युत्पत्ति करेंगे। स्नेल नियम एक्चुअल में होता क्या है? जैसे साइन आई बटे साइन आर इज इक्वल एन, आगे वाला माध्यम 2 है तो अपवर्तनांक 2 का लिखा जाएगा 1 के सापेक्ष, यानी कि हमें ये चीज़ सिद्ध करनी है कि साइन आई बटे साइन आर इज इक्वल एन 2 है। इसके लिए आप क्या करोगे? रटने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी सूत्र को ध्यान में रखना। साइन आई की वैल्यू निकालो, साइन आर की वैल्यू निकालो। जब साइन आई की वैल्यू निकालोगे तो आई जिस एंगल को आप देख रहे हो जिस त्रिभुज में बना हुआ है उस त्रिभुज को काम में लोगे। आई साइन आई के लिए त्रिभुज काम में आएगा P डैश, ये त्रिभुज ऊपर वाला काम आएगा। साइन आई की वैल्यू निकल जाएगी, लाल बटा कक्का से निकाल दोगे। साइन आर के लिए ये नीचे वाला त्रिभुज काम आएगा, साइन आर निकाल दोगे लाल बटा कक्का से। तो सबसे पहले अपने साइन आई और साइन आर की वैल्यू निकालते हैं। तो अपने पास त्रिभुज कौन सा होगा? P डैश Q में साइन आई, साइन बराबर लाल बटा कक्का से क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। तो अभिलंब कौन सा होगा? अभिलंब होगा कोण के सामने वाली भुजा P डैश Q बटे कर्ण कौन होगा? 90 के सामने वाली भुजा PQ। साइन आई की वैल्यू निकल गई। साइन आर निकालोगे, त्रिभुज काम में लोगे ये आर वाला, PQ डैश में वैल्यू निकाल दोगे किसकी? साइन आर की। साइन लंब बटे कर्ण से अभिलंब बन जाएगा कोण के सामने ये PQ डैश, और कर्ण बन जाएगा 90 के सामने PQ। ये आ गया जी साइन आर का। समीकरण को देखिए क्या स्पष्ट हो रहा है कि आई वाले में आर का भाग लगाना है, तो 1 नंबर समीकरण में 2 का भाग लगा दो। समीकरण 1 भाग 2 से
ठीक है जी, क्या बनेगा, साइन आई बटे साइन आर इज इक्वल पी डैश क्यू बटे क्यू, पी क्यू भाग में है, इसको रिवर्स करके उल्टा करके लिख दो, ऐसा हो जाएगा। पी क्यू से पी क्यू हो गया कैंसिल, तो यहाँ क्या बचेगा, साइन आई बटे साइन आर इज इक्वल पी डैश क्यू बटे पी क्यू डैश। इतना काम हो चुका है। पी डैश क्यू कितनी डिस्टेंस है, v1t है, तो साइन आई बटे साइन आर इज इक्वल v1t पी क्यू डैश, पी से लेके क्यू डैश तक ये दूरी कितनी है, v2t है। ये दूरी कितनी निकाली थी हमने, ये दूरी निकाली थी v2 इंटू टी, तो यहाँ पे बटे में आ जाएगा v2 इंटू टी, टी से टी कैंसिल, तो ये कितना बन जाएगा, साइन आई बटे साइन आर बन जाएगा बच्चों v1 बटे v2। ठीक है, ओके। अपवर्तनांक के पदों में बात करें, n21 को आप क्या लिख सकते हो, n21 को लिख सकते हो n2 बटा n1। लेसन नंबर 11 में हमने एक स्टेटमेंट पढ़ा था कि जो भी अपवर्तनांक होता है वेग के पदों में, लैम्डा के पदों में, हमने कुछ ऐसी कंडीशन देखी थी कि n2 बटा n1 वेग के पदों में निकालोगे तो आएगा v1 बटे v2, लैम्डा के पदों में निकालोगे तो आता है लैम्डा 1 बटे लैम्डा 2। यदि आपको याद हो तो ये हमने ऐसा कुछ समझा था। और कौन से टॉपिक में था ये अपवर्तनांक के टॉपिक में था, जिसमें हमने सापेक्ष अपवर्तनांक को भी समझा और निरपेक्ष अपवर्तनांक को भी जाना था। वहाँ पे एक नोट लिखा हुआ था, कंडीशन थी, उसके अंदर हमने इसको समझा था। ठीक है जी, यदि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को एक बार वापस से रिवाइज ज़रूर करना। जो कि आपको जो अपने YouTube चैनल है फिजिक्स बाय देवसर, उसकी प्लेलिस्ट में जाओगे, लेसन नंबर 11 में आपको अपवर्तनांक नाम से एक वीडियो मिलेगा, उसको आप एक बार जरूर चेक करोगे। तो यहाँ पे v1 बटे v2 को आप क्या लिख सकते हो, n2 बटे n1 लिख सकते हो, तो v1 बटे v2 है, उसको आप क्या लिख सकते हो, n2 बटे n1 लिख सकते हो, और n2 बटे n1 को आप क्या लिख सकते हो, n21 लिख सकते हो। तो ये बन जाएगा साइन आई बटे साइन आर इज इक्वल क्या हो जाएगा, n21। लो जी, ये किसका नियम है, ये है जी स्नेल का नियम। तो यहाँ से हमने हाइजेन के तरंग सिद्धांत से अपवर्तन की व्याख्या कर दी, या यूँ समझ लो स्नेल के नियम को डेरिवेट कर दिया। इज दैट क्लियर? तो हमें करना क्या है, हमें सिंपल सी बात है, स्नेल नियम डेरिवेट करना है तो साइन आई ज्ञात करो, साइन आर ज्ञात करो, आई वाले में आर का लगा दो भाग, आपके सामने वैल्यू या कंडीशन निकल के आ जाएंगी। ओके, ये है अपवर्तन की व्याख्या। अब मैं आपको यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ। हमने ये विरल माध्यम और सघन माध्यम अपनी मर्जी से माने हैं। हो सकता है कोई स्टूडेंट सघन माध्यम ऊपर वाला मान ले, विरल माध्यम नीचे वाला मान ले, ठीक है। या फिर एग्जाम में भी ऐसा ही आ सकता है कि पर्टिकुलर एक प्रकाश किरण है वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो हाइजेन तरंग सिद्धांत से अपवर्तन की व्याख्या कीजिए। या प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तन की व्याख्या कीजिए। मतलब ये हो गया कि एग्जाम में भी माध्यम का नाम दे करके और प्रकाश संचरण की दिशा को बता करके ये अपवर्तन की व्याख्या करवाई जा सकती है, लेकिन ऐसा होने की बहुत कम चांसेज है, बहुत कम, लगभग 2 या 3% ऐसे चांस होंगे कि पर्टिकुलर वो बता दे कि प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आ रही है। हालांकि सीधा सा क्वेश्चन बनता है कि हाइजेन तरंग सिद्धांत से अपवर्तन की व्याख्या कीजिए या स्नेल नियम की व्युत्पत्ति कीजिए, लेकिन फिर भी आपने मान लो पेपर बहुत टफ आया और उस केस में बोल दिया एग्जामिनर ने कि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल में आती है या फिर विरल से सघन में आती है तो उसकी व्युत्पत्ति कीजिए, तब अपने क्या करना होगा। यदि विरल से सघन की बात होती है तब तो आपको यह डायग्राम समझ में आ ही चुका है। अब अपने उस डायग्राम को भी देख लेते हैं जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में संचरित होगी, और दोनों ही केस में ये जो डेरिवेशन है इसमें कहीं कोई चेंज नहीं होता है, 1% भी चेंज नहीं होगा, कहीं एक शब्द का भी चेंज नहीं होगा, डेरिवेशन सेम होगी, सिर्फ डायग्राम अपने वो दूसरे वाला और देख लेते हैं। तो अब अपने बात कर लेते हैं उस दूसरे डायग्राम की भी, जिसमें ये एक अपवर्तक पृष्ठ हो गया और ऊपर वाला माध्यम आप मानोगे सघन और नीचे वाला माध्यम मानोगे विरल। तो एक प्रकाश तरंग तो ये हो गई और दूसरी प्रकाश तरंग ये हो गई। ओके, ठीक है जी। इस तरंग को आप नाम दे दो A, इसको नाम दे दो B, ये पॉइंट आपने P माना, ये पॉइंट आपने P डैश माना। जब A तरंग P पॉइंट पे पहुंचेगी
तो इतनी ही दूरी तय करके बी जो तरंग है वो यहाँ पहुँच जाएगी। तो आप इस पॉइंट को, इसको आप नाम दे दो जी Q, उसके अकॉर्डिंग इसको अपने P' नाम देते हैं। तो यहाँ पे P' एक आपतित तरंगागर बन जाएगा। ऊपर वाला माध्यम सघन है, ये यहाँ पे एक अभिलंब हो गया, एक अभिलंब यहाँ पे हो चुका है। अब ये प्रकाश किरण विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो जी ये अभिलंब से दूर हटेगी। तो पहले वाली प्रकाश किरण है वो अब आपतित हो चुकी है, ये अभिलंब से दूर हटेगी, तो पर्टिकुलर ये I और R एंगल बना लेगी। इज दैट क्लियर? अब क्या होगा कि दूसरी तरंग यानी कि बी तरंग को अभी यहाँ पे आपतित होना है। उस केस में क्या होगा कि वो P' से लेके Q तक की दूरी तय करेगी। सेम परिपाटी काम में लोगे तो इसको दूरी तय करनी पड़ेगी V1T। उसके पश्चात ये आपतित होगी। जब बी तरंग Q पॉइंट पे पहुँचेगी उस केस में ए तरंग सपोज दैट यहाँ पहुँच जाएगी और डिस्टेंस हो जाएगी V2T उसी के अकॉर्डिंग। ओके, अब इसके पश्चात बी तरंग अपवर्तित हो जाएगी तो वो इस प्रकार से गति करेगी। तो ये जो पॉइंट है इसको मैं Q' नाम देता हूँ और ये Q पॉइंट है। इन दोनों को यदि मैं आपस में मिला दूँ तो यहाँ पे एक तरंगागर बनेगा Q'। तो यहाँ पे जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस प्रकार का बनेगा। जब प्रकाश तरंग सघन से विरल में आती है और यदि विरल से सघन में आती है तो कुछ ऐसा बनेगा। और यदि नाम नहीं दिया गया होता है कि प्रकाश किरण कौन से माध्यम से किस प्रकार जाती है तो आप कोई भी एक डायग्राम लेकर के और उसको डेरिवेट कर सकते हो। ओके, तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि भाई कौन सा माध्यम कहाँ दे रखा है, खुले दिमाग से काम करोगे। ठीक है, तो ये था अपने पास अपवर्तन की व्याख्या। अब अपनी बात कर लेते हैं कि जो भी प्रकाश स्रोत होते हैं उनमें कला संबद्ध कौन से होते हैं और कला असंबद्ध कौन से होते हैं। अब मैं सीधी सी बात आपको बता दूं, जैसे कि अपने पास दो प्रकाश स्रोत हैं, दोनों प्रकाश स्रोत को आपने एक माध्यम में रख दिया, उससे तरंगे उत्सर्जित होंगी। यदि दोनों माध्यमों की तरंगे समान समय में समान कला कोण अंतरित करती हैं तो दोनों ही प्रकाश स्रोत कला संबद्ध प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। और यदि दोनों ही प्रकाश स्रोत की तरंगे समान समय में समान दूरी तय नहीं करती है, समान कला कोण नहीं बनाती है, तो प्रकाश स्रोत होंगे वो कला असंबद्ध होंगे। जैसे सूर्य और मोमबत्ती, सूर्य के प्रकाश और मोमबत्ती के प्रकाश जो हैं वो समान समय में समान दूरी तय नहीं कर पाते हैं, अतः सूर्य और मोमबत्ती कला असंबद्ध स्रोत है। गाड़ी की दो हेडलाइट्स माना जाता है कि दोनों समान समय में समान दूरियां तय करेंगी, यानी कि दोनों के लिए कला कोण समान होंगे, अतः गाड़ी की जो हेडलाइट्स होंगी वो कला संबद्ध प्रकाश स्रोत कहलाएंगी। एक स्रोत हमेशा और हमेशा खुद के सापेक्ष कला संबद्ध ही होता है। मतलब मोमबत्ती है, मोमबत्ती से एक तरंग एक डायरेक्शन में गई, एक तरंग दूसरी डायरेक्शन में गई, ये दोनों तरंगे एक ही प्रकाश स्रोत से निकली है, तो जाहिर सी बात है कि वो यदि एक ही माध्यम में गति करती हैं तो समान समय में समान कला कोण अंतरित करेंगी। तो एक प्रकाश स्रोत है वो अपने खुद के ही सापेक्ष हमेशा और हमेशा कला संबद्ध प्रकाश स्रोत होगा। तो शॉर्ट एंड स्वीट, प्रकाश स्रोतों से निकलने वाली तरंगें यदि समान समय में समान कला कोण अंतरित करती हैं तो दोनों प्रकाश स्रोत कला संबद्ध कहलाते हैं, और यदि वो समान कला कोण अंतरित नहीं करती हैं तो वो कला असंबद्ध प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही, कल लौटेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।